जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और जो स्टेनो की वैकेंसी आई है उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है इसमें आपके 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक इसमें क्वेश्चन शामिल हैं और आपको इस तरह से मॉक टेस्ट देना है कि आपको 1/4 माइनस मार्किंग का ध्यान भी रखना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों काशी यात्रा योजना की शुरुआत जो की गई है ये कर्नाटक की सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो कर्नाटक की सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, क्या करती है कर्नाटक की सरकार? अगर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो वहाँ की सरकार 5,000 रुपये की सब्सिडी आपको देती है। तो ये है आपकी काशी यात्रा, कर्नाटक की सरकार। दोस्तों हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। देखो एक चीज़ तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वन किस राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों चंदन के जो वन भारत में मिलते हैं वो कर्नाटक में मिलते हैं। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष ही चंदन का पेड़ है, ये भी आप याद रखना। कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? हाथी। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। ये तो हो गया आपका। अच्छा, कर्नाटक के ना कुछ डांस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मुख्य मुख्य डांस आपको याद रखने हैं। एक ढोलू कुनीथा बड़ा पूछता है एग्जाम में। ढोलू कुनीथा किस राज्य का डांस है? दोस्तों कर्नाटक का डांस है ढोलू कुनीथा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ढोलू कुनीथा कर्नाटक का डांस है। यक्षगान बहुत आता है यक्षगान, तो यक्षगान भी कर्नाटक का डांस है, ये भी आप याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का डांस है? कर्नाटक का। अम्मम आर्ट ये बहुत आता है एग्जाम में। अम्मम आर्ट कहाँ का नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य है अम्मम आर्ट। और आपको याद रखना बायलता, बायलता ये भी कर्नाटक का डांस है। तो 4 डांस आप याद रखिएगा, ढोलू कुनीथा, यक्षगान, अम्मम आर्ट और बायलता। क्लियर? अच्छा, क्या कर्नाटक में कोई टाइगर रिजर्व है? हाँ, आपको याद रखना है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है एग्जाम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक आपकी बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ पर हैं आपके? कर्नाटक में है। क्लियर दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। बाकी भारत की स्पेस सिटी भी बेंगलोर को कहा गया है, भारत की विज्ञान नगरी भी बेंगलोर को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक का ना एक शहर आपका मैंगलोर। और मैंगलोर में क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों मैंगलोर में हुआ ये कि अभी हमारे जो तटरक्षक है, भारतीय तटरक्षक की अकादमी बनी है। पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पर बनी? तो भारतीय तटरक्षक अकादमी बनी है मैंगलोर में। भारतीय तटरक्षक अकादमी मैंगलोर में बनी है और ये भी कर्नाटक में है। क्लियर? अच्छा, कर्नाटक में ना एक शहर आपका मैसूर, ये भी आप याद रखना मैसूर। और मैसूर में बड़ा फेमस अनुसंधान संस्थान है जो आपके एग्जाम में आता है। अगर क्वेश्चन आए भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र ये आपका मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? और कर्नाटक में ना एक पहाड़ी है आपकी जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो है आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से और वो नदी का नाम है आपका कावेरी नदी। तो कभी क्वेश्चन आए कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की योजना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है और जो काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों वो होती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेटेराइट मिट्टी ये आपकी काजू की फसल के लिए उत्तरदायी होती है। काजू के साथ साथ यदि आपको रबड़ की खेती करनी है, रबड़, यदि आपको कहवा की खेती करनी है, कहवा, चाय की खेती करनी है, तो ये सब जो मिट्टी है आपकी वो इसके लिए उपयुक्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों,
लेटेराइट मिट्टी। क्लियर दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी का निर्माण अपक्षय की क्रिया से होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अपक्षय की क्रिया से होता है। इसमें लीचिंग पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लिचेट्स होते हैं इसमें, जो पृथ्वी के मतलब रिस्क के नीचे पहुंच जाते हैं, तो लिचेट्स भी पाए जाएंगे इसमें, ये भी आप याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग। और इसमें लाल रंग क्यों पाया जाता है, इसमें मेन रूप से जो आयरन तत्व होता है ना, इसकी प्रधानता होती है, तो आयरन तत्व के कारण लाल रंग पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। तो काजू की खेती के लिए वो है आपकी लाल मिट्टी। अच्छा दोस्तों, काजू लिखा गया है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ काजू के बारे में। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काजू किस भाषा का शब्द है दोस्तों, काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी में, हिंदी सेक्शन में क्वेश्चन आया कि काजू शब्द किस भाषा का, पुर्तगाली। और केरल में ना एक शहर है आपका कोल्लम, कोल्लम, कोल्लम को भारत में काजू की नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में कौन सा शहर है जिसे काजू की नगरी कहा गया, तो केरल का शहर है कोल्लम, इसे काजू की नगरी कहा जाता है। और काजू दोस्तों असत्य फल होता है, असत्य फल है। ठीक है, काजू जो होता है असत्य फल है, ये अंडाशय से विकसित ना होकर थैलस से विकसित होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि काजू कैसा फल है, असत्य फल है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया काली मिट्टी। काली मिट्टी ये ज्वालामुखी के लावे के दौरान बनती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर भी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है, आप याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ भी 2 प्रकार की होती है, खादर और एक बांगर। अगर ये नई है तो खादर है, पुरानी है तो बांगर है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। क्लियर। तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सभी न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि ये जो शक्तियाँ होंगी न्यायालय की, वो सभी शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 142 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 142 कहता है कि जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया गया तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। जब तक कोई कानून नहीं है भारत में तब तक सर्वोच्च न्यायालय जो होगा इसका ही आदेश सर्वोपरि माना जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 129 याद रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये इसमें कहा गया। दोस्तों मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत की गई है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना था और ये नई दिल्ली में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना, नई दिल्ली में। दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 वर्ष। और वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 1+33, 1+33 जज हैं। मतलब एक मुख्य जज होता है, 33 अन्य जज होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट किस शहर में लगता है, नई दिल्ली में। भारत का सुप्रीम कोर्ट किस शहर में, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत के अभी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम क्या है दोस्तों। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दंडित करने की शक्ति अनुच्छेद 129 में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण किस वर्ष जीता था। दोस्तों एशियन गेम में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण भारत ने जीता था, वो जीता था 1951 में। ऑप्शन ए 1951 में। जब पहली बार एशियन गेम आयोजित हुए 1951 में, जो एशियन गेम थे वो कहाँ खेले गए थे, 1951 में एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, भारत में हुए थे आपके। तो ये इसमें भारत ने फुटबॉल में पहली बार स्वर्ण जीता था एशियाई खेलों में, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। और जब पहला एशियाई गेम था इसमें भारत ने 15 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे, और इसमें आपका भारत ने 20 कांस्य जीते थे। टोटल आपके 51 पदक थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो
यदि आपके एग्जाम में आए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। क्लियर। क्या दोस्तों भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है? नहीं, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है दोस्तों? फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और फुटबॉल के लिए जो संस्था बनी हुई है, फुटबॉल के लिए जो संस्था बनी हुई है उसका नाम है फीफा। और दोस्तों फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है वो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा कर? फ्रांस को हरा कर। फ्रांस को हरा दिया था फाइनल में, और अर्जेंटीना इस फीफा वर्ल्ड कप की विजेता बनी है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक खिलाड़ी थे अभी फुटबॉल के, बड़े महान खिलाड़ी थे, पेले। ब्राजील के थे पेले। पेले को ब्लैक पर्ल कहा गया, काला मोती कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि फुटबॉल का जादूगर या ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो पेले को कहा जाता है। पहले फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में से एक थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत ने पहली बार एशियन गेम में फुटबॉल में स्वर्ण जीता था 1951 में। दोस्तों इजाज़त हो तो इन सन के बारे में क्वेश्चन बताऊं आपको। देखो इस सन से क्वेश्चन पूछा जाएगा 1962 से। कभी क्वेश्चन आए कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई है, दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। तो 1962 का काम खत्म। एक क्वेश्चन बताता हूँ 1954 से। कभी क्वेश्चन आए कि भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीआरपीएफ वाले स्पेशली इस क्वेश्चन को याद रखना। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ, तो 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में। क्लियर। अच्छा यहाँ पर लिखा गया दोस्तों 1958। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई है, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1951। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पावो क्रिस्टेस पावो क्रिस्टेटस पावो क्रिस्टेटस को सामान्य रूप में क्या कहा जाता है, दोस्तों पावो क्रिस्टेटस को कहा जाता है मोर। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना था, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 26 जनवरी 1963 को। 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1963, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि कुत्तों का अध्ययन क्या होता है, कुत्तों का अध्ययन होता है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में सीजीएल में। तो कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी। दोस्तों देखो जो कथा करने वाले होते हैं कथाकार, वो बोलते हैं कि मतलब मोरनी जो मतलब अंडे देती है, या मोरनी जब गर्भवती होती है, तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब वो मोर के आंसू पी के गर्भवती होती है। तो क्या ये बात सही लगती है आपको? दुनिया की कोई घटना ऐसी है कि अगर प्रजनन करना है तो आंसू पी के कोई व्यक्ति मतलब कोई पक्षी वो हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा? नहीं ना, वो सब बकवास चीज़ें होती हैं। इग्नोर कीजिएगा ऐसी बातों को, क्योंकि मोर या मोरनी जो भी है, मोरनी वो कभी आंसू नहीं पिएगी उसके। और आंसू पीने के बाद में प्रेग्नेंट होने का क्या मतलब होता है? उसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। ये मैंने एक जया किशोरी जी हैं उनके उसमें पढ़ा था। उसमें उनका जो वो चलता है, वो कथा करती हैं, उन्हें बता रही थी कि वो मोरनी आंसू पीती है। वो सब गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो आप भी इग्नोर कीजिएगा ऐसी बातों को। पावो क्रिस्टेटस ये मोर होता है दोस्तों, मोर पक्षी है ना। अब मैं आपको ना दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, कभी क्या पता कैसे क्वेश्चन बन जाए। पक्षी, मोर पक्षी है, तो पहला बिंदु तो आप याद रखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी क्या है। दोस्तों पहला बिंदु आप याद रखना, ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। क्लियर हुआ। अच्छा, पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? पक्षियों के हृदय में चैम्बर होते हैं आपके 4 चैम्बर।
हृदय में कितने चैम्बर होते हैं पक्षियों के? तो पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के पंखों का मुख्य काम क्या है? दोस्तों पक्षियों के पंखों का मुख्य काम है शरीर की ताप को रोकना, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पक्षियों का मुख्य काम क्या होता है, वो है पंखों का मुख्य काम ताप को रोकना होता है। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पक्षी होते हैं, क्या भारत का कोई बर्डमैन भी है? क्या भारत का कोई बर्डमैन भी है जिसको बर्डमैन कहा गया? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत का बर्डमैन किसको कहा गया? दोस्तों भारत का बर्डमैन ये कहा जाता है आपका सलीम अली को। सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी है, तो भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा गया है। और सलीम अली की आत्मकथा बहुत आती है एग्जाम में, वो लिख लेना, द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। द फॉल ऑफ स्पैरो ये सलीम अली की आत्मकथा का नाम है। स्पैरो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? द फॉल ऑफ स्पैरो। स्पैरो मतलब होता है चिड़िया। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के पंखों का मुख्य काम क्या है? तो वो है आपका शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेसस। मोर के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। ये भी आप साइनोलॉजी अभी आपने पढ़ा था, कुत्तों का अध्ययन होता है। कबूतर, सफ़ेद कबूतर याद रखिएगा, सफ़ेद कबूतर दोस्तों शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक मानते हैं, तो ये भी आप याद रखें। तो ये क्वेश्चन संख्या 30 था। 31 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 31 क्या कहा गया? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग, द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा अवार्ड जीता है, पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। यह पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों द माउंटेन इज कॉलिंग पुस्तक के लेखक हैं के बी रघुपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, के बी रघुपति। ठीक है, के बी रघुपति के द्वारा किताब लिखी गई है और इस किताब ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे ना ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा गया आपका रघुराम राजन। मैं इनसे एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनकी किताब है जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में, द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों द थर्ड पिलर के लेखक हैं रघुराम राजन। द थर्ड पिलर रघुराम राजन की किताब है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो माउंटेन इज कॉलिंग के बी रघुपति की किताब है, आप याद रखिएगा। दोस्तों आप एक शब्द देख रहे होंगे माउंटेन। क्या आपको पता है इंटरनेशनल माउंटेन डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है बताऊं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है दोस्तों 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। और आपको याद रखना है ओरोलॉजी क्या होता है दोस्तों? ओरोलॉजी क्या होता है? ओरोलॉजी होता है पर्वतों का अध्ययन। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। माउंटेन के स्टडी को ओरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? दोस्तों जो ठोस वेस्ट होता है उसका जैव अपघटनीय रूप कौन सा है? सही जवाब होगा दोस्तों कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है ये ठोस अपशिष्ट का जैविक अपघटन रूप होता है। ठीक है दोस्तों, कृषि अपशिष्ट हो गए, कूड़ा करकट हो गए आदि के अपघटन से जो तैयार मतलब खाद होगी उसको कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट जो होता है ना, जैविक क्रिया से तैयार की जाने वाली खाद होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, कांच लिखा गया है, कांच। अगर आपसे पूछे कि कांच क्या है, दोस्तों कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है। कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है, आप याद रखिएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है, आप याद रखें। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक पाल वंश के राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, दोस्तों पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक पूछेगा तो गोपाल थे। और 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। 750 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, ये जो पाल वंश देखने को मिलता है बिहार के क्षेत्र में और बंगाल वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना था। जब गोपाल की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा धर्मपाल गद्दी पर बैठता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार बनवाया था, साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी इसने करवाया था। तो ये दोनों चीज़ें आप नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और
विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। दोस्तों पाल वंश जो है ना, ये भारत में अंतिम वंश है जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला अंतिम वंश कौन सा था भारत में, तो पाल वंश है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का राजा है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मई 2022 के दौरान लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों मई 2022 के दौरान भारत के जो लोकपाल बने हैं, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में, अच्छा लोकपाल अध्यक्ष है, सॉरी, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए वो हैं दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया, इन्होंने स्थान लिया पीसी घोष का। पीसी घोष जो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे, उनका स्थान लिया है, ये भी आप याद रखें। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दोस्तों तमिलनाडु जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है, सही जवाब होगा दोस्तों मिसमी। मिसमी जनजाति तमिलनाडु त्योहार मनाई जाती है। और ये किस राज्य की बात हो रही है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो मिसमी जनजाति है ये तमिलनाडु त्योहार मनाती है, आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर दोस्तों। दोस्तों मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखें। क्लियर दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और ईटानगर में अभी बना है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा, ये भी आप याद रखिएगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ बना, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36, क्या कहा गया, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश को कुटनाट की समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। दोस्तों जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसने किस वर्ष को जो समुद्र तल के नीचे कृषि की जाती है उसको वैश्विक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कृषि विरासत वर्ष घोषित किया है। दोस्तों सही जवाब होगा 2013। 2013 को दोस्तों ये वर्ष घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखना। कुटनाट की समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली, ठीक है। कुटनाट जो है केरल में है, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों क्या होता है वैसे कुटनाट प्रणाली, अगर आपसे पूछे कि कुटनाट प्रणाली क्या है, तो आप याद रखिएगा कुटनाट एक चावल की खेती करने की प्रणाली है। समुद्र तली से नीचे जाकर चावल की खेती होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूँ खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। और इस संगठन ने 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया है। तो कभी क्वेश्चन आए कि 2023 जो है कौन सी फसल का वर्ष है, तो बाजरे का वर्ष है। 2023 बाजरे का वर्ष है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए ना कि हमारे संविधान के अनुसार कृषि किस सूची का विषय है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स पुस्तक किसने लिखी है। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ पुस्तक लिखी है दोस्तों, वो लिखी है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा किताब लिखी गई है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आरोग्य मंथन कार्यक्रम ये मतलब स्वास्थ्य सेवा के लिए था, और ये भोपाल शहर में उद्घाटन किया गया है। भोपाल शहर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। दोस्तों भोपाल से ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यह आपका है भोपाल में, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा आरोग्य मंथन भोपाल। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना अभी देखो ये पुराना है 2022 मतलब मई का है, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका 11 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के येउसु शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है यहाँ पे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसको मिला, तो वो मिला है दोस्तों आपका पल्लवी सिंह को। पल्लवी सिंह को मिला है, ये भी आप याद रखना। दक्षिण कोरिया के योसू शहर में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का अवार्ड मिला। और पल्लवी जो है कानपुर की है, यूपी से आती है आपकी, ये भी आप याद रखना।
कानपुर यूपी की आपकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी बहुत आती है एग्जाम में, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा को वॉन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, काफ़ी आती है एग्जाम में, वॉन। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा जरूर याद रखना, वॉन। और क्या आपको पता है कि दक्षिण कोरिया का कोई उपनाम भी है? हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा गया है? द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, शांत सुबह की भूमि, किस देश को कहा जाता है? दोस्तों द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम दक्षिण कोरिया को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा 38वीं समांतर रेखा। दोस्तों 38वीं समांतर रेखा ये कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो आप याद ना, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच जो नियंत्रण सीमा है, जो रेखा है, उसको बोलते हैं 38वीं समानांतर रेखा। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो बनाया गया है, ये बनाया गया आपका गुजरात में। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह गुजरात में बनाया गया है, दांडी में। दांडी में बनाया गया है, नवसारी जिले में, दांडी में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो है आपका 1930 में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका गुजरात। गुजरात के मैं 3-4 डांस बताता हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। देखो गरबा, ये बहुत आता है एग्जाम में, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, टिप्पानी बहुत आता है एग्जाम में, टिप्पानी। बिच्छू बहुत आता है एग्जाम में, बिच्छू, बिच्छू। हली सका बहुत आता है एग्जाम में, हली सका। तो ये सारे मतलब आपको याद रखने, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, बिच्छू, हली सका, सिद्धि धमाल, ये भी गुजरात का ही डांस है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। इसको साफ करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना अगर पूछे तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में एशियाई शेर मिलते हैं। क्वेश्चन कभी आए कि भारत में एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? दोस्तों एशियाई शेर भारत में मिलते हैं गुजरात में, एशियाई शेर गुजरात में। क्लियर दोस्तों? और आपको क्या याद रखना गुजरात के बारे में? भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली, सबसे ज़्यादा कपास, सबसे ज़्यादा नमक कहाँ होती है? गुजरात में होती है, ठीक है। इस यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, अभी बने हैं नए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको महाराष्ट्र लिखा गया है। महाराष्ट्र के मैं 4 डांस बताता हूँ आपको, लावणी, ललिता, लावणी, ललिता, लेजिम, लावणी, ललिता, लेजिम, पोवाड़ा, पोवाड़ा। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, लावणी, ललिता, लेजिम, पोवाड़ा। और एक आपका धांगरी गाजा, ये महाराष्ट्र का डांस है, धांगरी गाजा। और एक आपका कोली, कोली बहुत आता है एग्जाम में। तो ये सब डांस आप याद रखें, महाराष्ट्र के डांस हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय नमक स्मारक गुजरात में बना है। पांडिचेरी, इसका हाईकोर्ट कहाँ लगता है? मद्रास में। पांडिचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, मद्रास में इसका हाईकोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? दोस्तों भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये किसने शुरू की थी? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड या चार्ल्स रीड इसको बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर रीड जो थे, ये आपके रैयतवाड़ी प्रणाली के जनक माने जाते हैं। और साथ साथ इनके साथ कौन थे? थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा। कब आई थी ये प्रणाली? 1792 में। 1792 में देखी गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा। मद्रास में स्टार्ट हुई थी, ये भी आप याद रखना। और बस यही आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं डलहौजी के बारे में। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में पहली रेल जो चली थी वो किसके टाइम में चली थी? दोस्तों डलहौजी के टाइम में भारत में पहली रेल चली थी और इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? दोस्तों राज्य हड़प नीति जो थी ये डलहौजी की देन थी। राज्य हड़प नीति ये डलहौजी की देन है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था रैयत वाली व्यवस्था, तो वह आपके अलेक्जेंडर रीड। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों भारत में जो द्विसदनीय प्रणाली है वो हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ साथ अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता,
सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। साथ साथ रिट, रिट शब्द हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। सीएजी का पद कहाँ से आया है, ब्रिटेन के संविधान से। अटॉर्नी जनरल का पद कहाँ से आया, तो ब्रिटेन के संविधान से। ये सब चीज़ हमने ली है, ठीक है, ये आप याद रखें। दोस्तों बात करूँ अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका से हमने क्या लिया दोस्तों, अमेरिका से हमने लिखित संविधान का जो बात है वो ली है। लिखित संविधान, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार बहुत आता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। साथ साथ जो प्रस्तावना की विचार है, प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो महाभियोग का विचार हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, महाभियोग का विचार हमने अमेरिका से लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, समवर्ती सूची। साथ साथ हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना की भाषा जो हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया दोस्तों, डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। साथ साथ हमने आयरलैंड से क्या लिया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कि द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली है, यूके के संविधान से ली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग जो कोर्स क्या है वो किसने किया है, सही जवाब होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश की लड़की, इनका नाम है जाह्नवी डांगेटी, जाह्नवी डांगेटी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना एक देश लिखा गया है पोलैंड। अगर क्वेश्चन आए कि पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा, पोलैंड की राजधानी वॉर्सा। और इसकी मुद्रा बहुत आती है दोस्तों एग्जाम में, पोलैंड की मुद्रा ज़लोटी, पोलैंड की मुद्रा ज़लोटी है, आप याद रखिएगा, पोलैंड की मुद्रा ज़लोटी है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों, ये राज्य आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, वैसे इन ऑप्शन में उत्तराखंड है, लेकिन कर्नाटक ने भी लागू कर दी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो उत्तराखंड है ना, इसने पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया, 12 जुलाई को लागू किया था इसने, 12 जुलाई 2022 को, तो ये भी आप याद रखिएगा, 12 जुलाई 2022 को। ठीक है दोस्तों नई शिक्षा नीति ये 2020 में लाई गई है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, 5+3+3+3+4। नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला क्या है, तो 5+3+3+4। और शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखना। भारत में 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों मैं बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड का स्थापना दिवस पूछता है आपके एग्जाम में, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। राजधानी देहरादून है, और देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में, वो भी आप याद रखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है दोस्तों, स्वनिर्भर नारी योजना ये शुरू की गई आपकी असम की सरकार द्वारा, असम की सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, असम का नया साल याद रखना दोस्तों, बोहागी बिहू। एक्चुअल में बिहू ना असम में मनाया जाता है, और असम में तीन साल में एक साल में 3 बार होता है बिहू। ठीक है, अम्बुबाची मेला आप याद रखना, असम का ही है। और माजुली एक द्वीप है असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी आप याद रखें। एक सिंह का गहना भारत में असम में मिलता है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे आपके लक्ष्मण, शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं हॉकी की, अगर क्वेश्चन आए कि जो हॉकी का मैच होता है अंतर्राष्ट्रीय मैच, इसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों, हॉकी के मैच की अवधि होती है 60 मिनट, हॉकी के मैच की अवधि 60 मिनट होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई है दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ कब बना है दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ बना है आपका
1925 में। याद रखना दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में बना है, आप याद रखना। और भारत के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, भारतीय संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1814 में। 1814 में कलकत्ता में कोलकाता संग्रहालय की स्थापना की गई है। दोस्तों, मैं बात करूं कलकत्ता के बारे में, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा गया है? तो जवाब होगा आपका कलकत्ता। भारत का डायमंड हार्बर, हिंदी में लिख देता हूँ, भारत में डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में डायमंड हार्बर कहा जाता है कलकत्ता को। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और इसे द सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा गया दोस्तों? कलकत्ता को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन कभी आए कि भारत का पहला हाई कोर्ट किस शहर में बना? भारत में पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में बना था। दोस्तों, भारत में पहला मदरसा किस शहर में बना? कलकत्ता में बना था। दोस्तों, भारत की पहली जूट मिल कहाँ पे लगी थी? कलकत्ता में लगी थी। दोस्तों, भारत की पहली सूती मिल कौन से शहर में लगी थी? कलकत्ता में लगी थी, भारत की पहली सूती मिल। साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मेट्रो किस शहर में चली थी? कलकत्ता में चली थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता में चली थी। ठीक है, तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं कलकत्ता के बारे में। तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में हुई थी, आप याद रखिएगा। सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण से पहले अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों, महानिर्वाण का मतलब है मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, वैशाली में दिया था। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि केसरिया एक स्तूप है, केसरिया स्तूप, ये किस राज्य में है? केसरिया स्तूप किस राज्य में है? आप याद रखिएगा, कहाँ पर है ये कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे कि केसरिया स्तूप किस राज्य में है। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको बुद्ध के बारे में। देखो, बुद्ध जो है इन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया था, 6 साल की तपस्या की, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे नदी थी आपकी निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखें। ठीक है, सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। और बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बुद्ध शब्द का मतलब ज्ञान होता है। और बौद्धों के अनुसार मैत्रेय जो होंगे दोस्तों, मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना गया है। भविष्य का बुद्ध किसे माना गया दोस्तों? मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के प्राचीन जन्मों की कहानी कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्राचीन जन्मों की कहानी जातक कथाओं में लिखी गई है। तो कभी क्वेश्चन आए कि जातक कथा क्या है? महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी जातक कथाओं में लिखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, सारनाथ लिखा गया ऑप्शन में। क्वेश्चन कभी आए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर अब। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, दो शब्द बताता हूं आपको, एक शब्द होता है फ्लोरा और एक शब्द होता है फोना। तो बताओ फिर क्या होता है? दोस्तों, फ्लोरा का मतलब है वनस्पति। तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति उसका फ्लोरा कहलाती है। और जीव जंतुओं को फोना कहा जाता है। जीव जंतुओं को फोना कहा जाता है। फ्लोरा है वनस्पति, जीव जंतु है फोना, याद रखिएगा दोस्तों। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में 1973। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, आप याद रखना 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। ठीक है, एक आप और याद रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई? 1992, दोनों याद रखना। और आपको याद रखना है प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत 1994 में की गई है। प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत 1994 में की गई, आप याद रखिएगा। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, 1973 में ना एक आंदोलन भी शुरू हुआ था भारत में जिसका नाम था चिपको आंदोलन।
तो कभी क्वेश्चन आए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में ही हुई है चिपको आंदोलन की शुरुआत, उत्तराखंड से हुई थी, चमोली से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इकोलॉजी शब्द किसका है? लैटिन भाषा का। पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की शाखा को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था आपका इकोलॉजी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के चक्कर में, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा बताता हूँ आपको, तो उससे क्लास लंबी हो गई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको 25 क्वेश्चनों के साथ में प्रैक्टिस कराई है मैंने लगभग 100 क्वेश्चनों की। तो मेरे साथ बने रहिएगा, यही मेरी खासियत है कि एक क्वेश्चन के मैं कई क्वेश्चन बनाता हूँ आपको। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट। एक बार अपने दोस्तों के साथ इस मॉक टेस्ट को शेयर कर दीजिएगा। और दावा है कि इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, इतना शायद यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।